हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, आर्टिकल 246 में क्या लिखा है, व्हाट डज आर्टिकल 2546 से, आर्टिकल 246 ए नया क्यों लाया गया, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है और जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये सब आज हम जानेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। अ पर्सन पेड टैक्स टू द गवर्नमेंट collect the sum from the ultimate consumer. Those incidents of the tax shifting to the other person. यानी कि जो पर्सन टैक्स को पे करता है और जो पर्सन टैक्स गवर्नमेंट को देता है, ये दोनों पर्सन अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई लैपटॉप शॉप में गए और लैपटॉप परचेस किया, तो आप लैपटॉप के अमाउंट के साथ जीएसटी भी पे करते हो, बट आप गवर्नमेंट को नहीं देते हो, आप उस दुकानदार को देते हो जो गवर्नमेंट को पे करता है। रिग्रेसिव इन नेचर, ऑल द कंज्यूमर इक्वली बेयर द बर्डन इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर एबिलिटी टू पे। मीन्स कोई रिच पर्सन है और कोई पुअर पर्सन है, वो दोनों सेम परसेंट ऑफ टैक्स और सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एक कमोडिटी पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का एक मेन फीचर है कि बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, यानी कि टैक्स का बर्डन एक दूसरे पे शिफ्ट होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चर का टैक्स का बर्डन होलसेलर पे वो शिफ्ट करता है, होलसेलर टैक्स का बर्डन रिटेलर पे शिफ्ट करता है और रिटेलर टैक्स का बर्डन अल्टीमेटली जो कंज्यूम करता है गुड्स, उस कंज्यूमर पर शिफ्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी। सेकेंड हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। एक इनडायरेक्ट टैक्स है एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया, पूरे इंडिया पे लागू होता है, विच रिप्लेस मल्टीपल कास्केडिंग टैक्स लेविड बाय द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, उसकी जगह एक ही टैक्स आए आता है, जीएसटी। जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, तब मोदी जी ने एक टैगलाइन यूज की थी, वन नेशन वन टैक्स। मीन्स पूरे इंडिया पे एक ही टैक्स लगेगा, जीएसटी। It was introduced as the Constitution 101 Amendment Act 2017. Cascading effect. A cascading tax inflates the price of product due to the compounding effect of tax on top of taxes. This result in real tax rate that is higher than official rate. यानी कि जो भी अमाउंट होता है उसके ऊपर टैक्स लगता है, बट उस टैक्स के ऊपर भी एक टैक्स लगता है, उसकी वजह से जो भी सेकंड टैक्स लगता है उसका रेट बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। ये हम एग्जांपल से देखेंगे। फॉर एग्जांपल, 1000 रुपीज का आपने गुड्स परचेस किया, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगा 12.5%, तो टोटल कितना हुआ, 1125 रुपीज का टोटल हुआ एक्साइज ड्यूटी मिला के। सो 1125 के ऊपर वैट लगता है 14.30 रुपीज। सो 14.30% का अमाउंट कितना होता है, 116.88 रुपीज का उसका अमाउंट होता है। सो 1000 रुपीज पे 40.30 लगा, वो तो ठीक है, बट जो 125 रुपीज पे 14% लगा, वो क्या है, टैक्स है। टैक्स के ऊपर टैक्स लगा है, उसको ही क्या कहते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट। यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगा, उसके वजह से जो सेकंड टैक्स लगा उसका रेट बढ़ गया, उसका अमाउंट बढ़ गया, उसको ही कहते हैं कास्केडिंग। कास्केडिंग इफेक्ट की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि जो भी टैक्स का अमाउंट है वो बढ़ता था, उसके वजह से जो भी बिजनेसमैन है उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, तो वो डिस्करेज होता था टैक्स पे करने के लिए। तो वो क्या करते थे, कैश में ट्रांजेक्शन करते थे या फिर बिल ही नहीं बनाते थे, उसकी वजह से उनका टैक्स बचता था। सो गवर्नमेंट ने सोचा इसके लिए हम क्या कर सकते हैं,
ताकि टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। अभी जीएसटी कैसे कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करता है वो हम आगे देखेंगे। आर्टिकल 246 इट्स गिव respective authority to union and state government for levying tax. 7 schedule of article 246। आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट दिए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। फर्स्ट है यूनियन लिस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू राइट टू मेक लॉ। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है और कंज्यूमर या फिर पर्सन से टैक्स ले सकती है, ये उसको अथॉरिटी दी है यूनियन लिस्ट में। पहले गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, सेल्स टैक्स, ऐसे टैक्सेस लगाती थी। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ सीजीएसटी लगाती है। सेकेंड है स्टेट लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉ, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को भी एक पावर दी है कि वो अपने स्टेट में से टैक्स कलेक्ट कर सकती है। जीएसटी आने के पहले स्टेट गवर्नमेंट स्टेट सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस कलेक्ट करते थे। बट अभी एक ही टैक्स हो गया है, सीजीएसटी टैक्स। थर्ड आता है कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉ, यानी कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला के एक लॉ बनाएंगे। उसमें पहले क्रिमिनल लॉ, बैंक करप्सी एंड इंसॉल्वेंसी लॉ, इस तरह के लॉ दोनों मिला के बनाते हैं। बट अभी सीजीएसटी, एसजीएसटी दोनों मिला के एक ही प्रोडक्ट पे लगाते हैं। व्हाट डज आर्टिकल 254 से? रिपग्नेंसी का मतलब हम जान लेते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन व्हेन applicable to the same fact produce different result, यानी कि एक ही सिचुएशन में दो रिजल्ट आ रहे हैं। आर्टिकल 254 deal with the inconsistency between made by parliament law or made by legislation of the state, यानी कि आर्टिकल 254 डील करता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्फ्लिक्ट्स में। It talks about doctrine of the repugnancy. It involves solve question of repugnancy between central और state government, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आर्टिकल 254 उसको सॉल्व करता है। आर्टिकल 254 क्लॉज 1 ये कहता है इफ एनी लेजिस्लेशन इनकेस्ड by the state legislature is repugnancy to the legislation passed by the parliament, then the state legislation will be declared void and the legislation passed by the parliament will prevail over the former, यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ही सिचुएशन के ऊपर दो सॉल्यूशन दिए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का सॉल्यूशन वॉइड माना जाएगा और पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सॉल्यूशन वैलिड माना जाएगा। आगे देखेंगे आर्टिकल 254 क्लॉज 2। In case of the repugnancy legislation passed by the state against the parliament, the state can enforce the legislation if any received assent from the president, यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। इन शॉर्ट, अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ माना जाएगा। बट अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट होता है और स्टेट गवर्नमेंट को अगर प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, यानी कि माना जाए।
न्यूली इंसर्ट आर्टिकल 246A। गवर्नमेंट ने जीएसटी लाने के लिए आर्टिकल 246A कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करवाया। Notwithstanding anything contained in Article 246 and 254 Parliament and subject to Clause 2, the legislation of every state have power make law with respect to goods and service tax imposed by the union and by the such state. नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट का मतलब होता है जो भी हमने पहले कहा था उसको ना मानते हुए अभी जो हम कह रहे हैं उसको मानिए। यानी कि आर्टिकल 246 में क्या दिया था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। एंड 254 में कहा था कि किसका लॉ प्रिविल करेगा। उस सब को ना मानते हुए अभी हम कह रहे हैं कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिला के गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स लगा सकती है। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे। मुंबई से गुड्स सप्लाई हुए पुणे में, विद इन द स्टेट है। ओके, गुड्स का वैल्यू 1000 रुपीज है फॉर एग्जांपल। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, एक ही स्टेट में बायर और सेलर एक ही स्टेट में है तो उसको कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स क्या कितना है, 1000 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल 18% जीएसटी है तो सीजीएसटी 9% लगेगा 19 रुपीज, एसजीएसटी 19% लगेगा 19 रुपीज। जो सीजीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और जो एसजीएसटी है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। टोटल जीएसटी का अमाउंट 180 रुपीज हो गया और टोटल वो गुड्स की वैल्यू 1118 रुपीज हो गई। सेकेंड है, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ with respect to goods and service tax where the supply of the goods and service or both take place in course of interstate trade or commerce। मतलब कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब सप्लाई होगा तभी आईजीएसटी लगेगा। ओके, फॉर एग्जांपल मुंबई में सेलर है और गुजरात में बायर है तो मुंबई और गुजरात यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात एक अलग स्टेट है तो उसको क्या कहते हैं, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट सप्लाई इज 1000 रुपीज, उस पे आईजीएसटी फॉर एग्जांपल 18% है तो 118 रुपीज हो गया। टोटल जीएसटी कितना है, 180 रुपीज ऑब्वियसली। टोटल वैल्यू ऑफ गुड 1180 रुपीज। अभी क्वेश्चन ये आता है कि आईजीएसटी का अमाउंट 180 रुपीज किसको जाएगा। तो ऐसा अजम्पशन होता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, बट ऐसा नहीं है। उसका आधा पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है यानी कि 90 रुपीज और आधा हिस्सा डेस्टिनेशन स्टेट को जाता है। डेस्टिनेशन स्टेट कौन सा होता है, जहाँ कंजम्पशन होता है, जहाँ गुड्स यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्पल में गुजरात उसका डेस्टिनेशन स्टेट है, गुड्स का डेस्टिनेशन स्टेट है तो उसका सीजीएसटी का पार्ट क्या है, वो गुजरात को मिलेगा। अभी इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि जीएसटी कौन भरता है, सप्लायर। कस्टमर से कलेक्ट करके सप्लायर जीएसटी भरता है, लेकिन जो भी सप्लायर होता है उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, अपने स्टेट में, बट उसको टैक्स कहाँ देना है, दूसरे स्टेट में। सो जो सप्लायर है वो पूरा आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करता है। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उसका हाफ हिस्सा मतलब जो भी डेस्टिनेशन स्टेट है उसका आधा हिस्सा उसको देती है। कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर ने एक मैन्युफैक्चर किया एक शर्ट, ओके उसको उसमें क्या लगेगा, रॉ मटेरियल,
और उसमें उसको प्रॉफिट ऐड करके फॉर एग्जाम्पल उसका 1000 रुपीज हो गया एक शर्ट का। जब वो 1000 रुपीज वो सेल करने जाएगा तभी उस पे 18% जीएसटी लगेगा। सो जीएसटी का अमाउंट कितना हुआ? 180 रुपीज। टोटल सेलिंग प्राइस उसकी 1118 रुपीज हो गई। हम मान लेते हैं कि उसने कुछ परचेस नहीं किया है। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। जो भी हम परचेस करते हैं वो अगर रजिस्टर्ड पर्सन से किया और हमने जीएसटी पे किया था परचेस करते वक्त, तभी हमें वो मिलता है। सेकेंडली उसका गवर्नमेंट को पेमेंट कितना आ रहा है? 180 रुपीज, क्योंकि उसके पास आईटीसी नहीं है। सो उसने वैल्यू एडिशन क्या किया, कितना किया था? 1000 रुपीज। 1000 रुपीज पे 18% करोगे 180 रुपीज आएगा। आगे मैन्युफैक्चरर ने वो सेल किया डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर का कॉस्ट कितना है? 1000 रुपीज। उसने 20% प्रॉफिट ऐड कर दिया 200 रुपीज। उसका सेलिंग प्राइस हो गया 1200 रुपीज। एंड उसका 18% जीएसटी लेंगे तो 216 रुपीज उसका 80% होता है। अब इसमें आईटीसी उसको कितना मिलेगा? जितना उसने परचेस करते वक्त मैन्युफैक्चरर को सेल पे किया था। उसने कितना पे किया था? 180 रुपीज। सो गवर्नमेंट इसका सेट ऑफ देती है। उसको पे करना था 260 रुपीज, उसने पे किया है 180 रुपीज। सो अभी उसको पे करना है 36 रुपीज। अब देखेंगे वैल्यू एडिशन मतलब उसने प्रॉफिट 200 रुपीज ऐड किया था, उसका ही 80% 36 रुपीज उसको पे करना पड़ रहा है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को सेल किया। रिटेलर का कॉस्ट कितना हुआ? 1200 रुपीज। उसने उसको प्रॉफिट 20% ऐड कर दिया 240 रुपीज। टोटल उसका सेलिंग प्राइस 1440 रुपीज हो गया। और उस पे 80% जीएसटी कैलकुलेट करोगे तो 259.2 रुपीज होता है। सो उसने आईटीसी कितना पे किया था, इनपुट टैक्स कितना पे किया था? तो 216 रुपीज। उसका पे कितना करना है? 259.2 रुपीज। उसने पे किया है 216 रुपीज। सो अभी वो लायबल है पे करने के लिए 43.2 रुपीज। सो उसने वैल्यू एडिशन किया था 240 रुपीज का। तो उसका ही 80% उसको 43.2 रुपीज उसको पे करने मिल रहा है। आगे रिटेलर ने कंज्यूमर को शर्ट बेच दिया। सो उसका कॉस्ट कितना आएगा? 1699.2 रुपीज उसका कॉस्ट प्लस उसका जीएसटी। यानी कि अल्टीमेटली जो कंज्यूमर होता है वही पूरा जीएसटी पे करता है। कंज्यूमर आईटीसी नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, और रजिस्ट्रेशन हुआ भी वो बिजनेस के लिए अगर यूज कर रहा है तभी मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। ओके, सो नेक्स्टली टैक्स का बर्डन देख सकते हो आप। उसने कंज्यूमर ने टैक्स 259.2 रुपीज पे किया था, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर ने पे किया था 180 रुपीज वो भी कंज्यूमर ने पे किया है। 36 रुपीज जो डिस्ट्रीब्यूटर ने किया था वो भी कंज्यूमर ने पे किया है। और 43.2 रुपीज जो रिटेलर ने किया था वो भी अल्टीमेटली कंज्यूमर ने ही पे किया है। सो अल्टीमेटली टैक्स बर्डन कंज्यूमर पे आता है। ऐसे होता है जीएसटी का कैलकुलेशन।